हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हमें अलॉय फॉर्मेशन को पढ़ना है। थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हमें उसको रीड करना है और उसके बाद हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमें रीड करना है। प्रिपरेशन हो गया या फिर और भी है, ठीक है। हमें आज इन सभी को कंप्लीट करके हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है हमें उसको पूरा डिटेल में ख़त्म कर देना है और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अलॉय फॉर्मेशन क्या होती है। अलॉय फॉर्मेशन उससे पहले अलॉय क्या होता है, मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल, मतलब मेटल के साथ कुछ ना कुछ और मिक्सड किया हुआ, उसको हम लोग अलॉय बोलेंगे, ठीक है। तो अलॉय फॉर्मेशन करते क्यों है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, क्योंकि जो इनका जो साइज़ होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो इसलिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलॉय बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, ब्रास हो गया, ब्रास एक हमारे पास अलॉय है, और ब्रोंज हो गया। इसके अलावा हमारे पास गन मेटल है, गन मेटल, और इसके बाद हमारे पास बेल मेटल भी है, बेल मेटल। तो देखो यहाँ पर जो हमारा ब्रास है वो किस किस चीज़ के मिक्सचर से बना होता है। वो सबसे पहले तो हमारा बना होता है कॉपर के और जिंक के मिक्सचर से। इन दोनों का मिक्सचर किस किस क्वांटिटी में यूज़ होगा, तो ये हमारा यूज़ होगा 70 to 80% और जिंक होगा 20 से 30%। इन कंपोजिशन के बीच में हमारा अलॉय फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बना है, कॉपर से और रेड से Sn। यहाँ पर देखो जो कॉपर है ये हमारा मिक्सचर होगा 80 to 90% और यहाँ पर जो हमारा इसका मिक्सचर है वो होगा 10 to 20%। नेक्स्ट हमारा गन मेटल, गन मेटल किस किस चीज़ के मिक्सचर से बना है, कॉपर के और जिंक के और इसके। और यहाँ पर जो कॉपर है वो हमें 85% यूज़ करना है, जिंक को 10% यूज़ करना है और बाकी बचा जो उसको हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, बाकी के 5% को। नेक्स्ट हमारा बेल मेटल। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर बेल मेटल में मिक्सचर होगा कॉपर का और जिंक का। यहाँ पर हम इसको 72 to 80% तक यूज़ करेंगे और जो जिंक है वो होगा हमारा 20 to 28%। अभी यहाँ पर देखो एक यहाँ पर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो देखो यहाँ पर हमारा ब्रास है, ब्रास में भी कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, बेल मेटल में भी कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। लेकिन यहाँ पर देखो जो मेन डिफरेंस है वो है इनकी परसेंटेज में। यहाँ पर हमें 70 से लेकर 80% में के बीच में कोई भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में कॉपर को ले सकते हैं। यहाँ पर 72 से 80 के बीच में लेना है और यहाँ पर हमें जो जिंक है वो 20 से 30% लेना है और यहाँ पर हमें बेल मेटल में 20 से 28% तक लेना है। तो ये इसका जो मेजर की पॉइंट है, डिफरेंस है बिटवीन ब्रास एंड बेल मेटल। जो हमारी अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट का, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है, देखो जैसे कि ये हमारे पास ग्राफ है, यहाँ पर हमारे पास 3D सीरीज ले लेते हैं। 3D सीरीज ले ली हमने, तो स्कैंडियम है, यहाँ पर देखो मेल्टिंग पॉइंट बड़ा, स्कैंडियम का बाद टाइटेनियम आया उसका बड़ा, वेनेडियम आया बड़ा, उसके बाद क्रोमियम आया बड़ा। लेकिन जब मैंगनीज आएगा वो डिप खा जाएगा, उसके बाद आयरन आएगा उसका बढ़ेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा उसका भी बढ़ेगा, उसके बाद निकल आएगा उसका बढ़ेगा, फिर कॉपर आएगा उसका बढ़ेगा। लेकिन जब जिंक आएगा फिर डिप खा जाएगा और फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा 3D सीरीज़ में। तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट है, जैसे जो हमारा मैंगनीज हो गया है ना, जिंक हो गया, यहाँ पर ये डिप क्यों खा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर इनकी D5 स्टेबिलिटी है दोनों की, इसकी D5 है, इसकी D10 है। यहाँ पर ये हाफ फील्ड स्टेबल है, ये फुली फील्ड स्टेबल है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो हाफ फील्ड स्टेबल है या फिर फुली फील्ड स्टेबल है, अगर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करोगे तो वो ऑलमोस्ट डिप खाएगा, क्योंकि वो पहले से स्टेबल है, वो कोई रिएक्शन करना ही नहीं चाहता है। और अगर आप उसको फिर भी फोर्सफुली रिएक्शन करवाओगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो तो गिरेगा ही, ठीक है। ये तो सिंपल सी लॉजिक की बात है। तो ये तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट का जो मेजर कॉन्सेप्ट है, और जो सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा W का, W = 74 एटॉमिक नंबर और W रेफर्स टू टंगस्टन।
टंगस्टन जो हमारे बल्ब हो गया, फिलामेंट, बल्ब में फिलामेंट यूज़ किया होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इस तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वह केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें हमें ना प्रिपरेशन फाइंड करनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें ऑक्सो एनाइन से, ऑक्सो कटाइन से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन करनी है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन है मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। हमें यहाँ पर दो चीज़ को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट को, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2Cr2O7। और जो सेकंड वाला है जो हमें प्रिपेयर करना है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों को हमें प्रिपेयर करना है, परमैंगनेट। जो इसका फॉर्मूला आता है वो हमारे पास KMnO4। हमें इन दोनों सब्सटेंस को प्रिपेयर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट दिख रहा है, आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर हम हेडिंग लगा लेते हैं प्रिपरेशन। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना बिल्कुल। अगर आपने एक बार इसको समझ लिया ना तो आप इसमें कभी भी अटकोगे नहीं इस कॉन्सेप्ट में। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझना है इसको कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए ना मुझे क्या करना होगा, जब मैं इसकी प्रिपरेशन करूँगा तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी और मतलब कच्ची धात। किसकी? क्रोमाइट की। जो क्रोमाइट की हमारी कच्ची धात होती है उसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जो है हमारे पास है FeO.Cr2O3। या फिर अगर मैं इसको क्लोज करके लिख दूँ तो इसका मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ FeCr2O4। देखो 3 ये रही, एक इसको ऐड कर दिया और 4 ऑक्सीजन होगी। हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए इसको प्रिपरेशन कर लेते हैं। क्या करना है, हमें इसको लेना है FeOCr2O3। मैंने इसमें क्या करना है, इसको मैंने एडिशन करवाना है, मेरा ट्रीट करना है विद रिस्पेक्ट टू वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है हमारा? Na2CO3। हमें इसको वॉशिंग सोडा से ट्रीट करना है। जैसे ही आप इसको वॉशिंग सोडा से ट्रीट करोगे और साथ में इसको कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाओगे गैस, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखो जो ये वाला कंपोनेंट हमारा Cr2O3 ये एसिड है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर Na2 और एक ओ इसका ले लो। तो यहाँ पर जो Na2O हो गया वो हमारा क्या होगा? बेस। Na2 एक ओ इसका लेना है हमें। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ, एसिड और बेस को कंबाइन कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? देखो Na2Cr2। O यहाँ पर 3 है, एक इसमें से ले लिया तो O4। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी प्रोडक्ट क्या बचा? Fe। और उसके साथ बचा हमारे पास 2 आयरन बचे हैं और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बच गई। उसके साथ यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एसिड की एसिड बच गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखो, अब हमें क्या करना है, जो ये वाला हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है ये वाला, हमें इसको लेके चलना है। चलिए लेकर चलते हैं Na2Cr2O4। तो अब इसमें क्या करना है, मुझे सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। जैसे ही मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ये वाला कंपोनेंट है इसको लेकर चला जाएगा। मतलब जो Na2 है, ये वाला कंपोनेंट जो Na2 है ये इस SO4 को लेकर चला जाएगा। और जो बाकी बचा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। देखो यहाँ पर Na2 फॉर, जब हम इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पर एक और Na2 बचेगा और बाकी ये वाला Cr2O7 और इसके साथ वाटर मेरा रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक Na2 बचेगा। उस Na2 को हमें यहाँ पर लेना है Na2 और Cr2 और बाकी O कितने हो गए? देखो 3 ये रहे, एक 3 इसमें से ले लिए, 7 और 1 ऑक्सीजन बच गया, उसको हमने वाटर में ले लिया। कंप्लीट।
और यहाँ पर जो ये वाला प्रोडक्ट बना है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, जो ये वाला प्रोडक्ट बना है Na2Cr2O7, ये क्या है एक्चुअल में, ये क्या है Na2Cr2O7। अब यहाँ पर देखो हमें बनाना क्या था, हमें बनाना था K2Cr2O7, पर हमारे पास बनकर क्या है Na2Cr2O7, मतलब हमें बनाना था पोटेशियम डाइक्रोमेट, पर अभी तक हमारे पास बना है सोडियम डाइक्रोमेट। क्या बना है, सोडियम डाइक्रोमेट। अब यहाँ पर देखो, अब मुझे यहाँ पर Na2 को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट के साथ इसको रिएक्शन करवाना पड़ेगा जो Na2 को डिस्प्लेस कर दे उसके एलिमेंट में, उसके कंपाउंड में से। तो यहाँ पर मैं करूँगा, इसको रिएक्शन करवाऊँगा Na2Cr2O7, इसको मैं रिएक्शन करवाऊँगा KCl से। जैसे ही मैं KCl से इसकी रिएक्शन करवाऊँगा तो जो K है पोटेशियम, वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। क्योंकि इसको डिस्प्लेस कर देगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनकर आएगा वो आएगा KCr2O7 प्लस, और जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो आएगा NaCl। तो देखो यहाँ पर जो ये वाला कंपोनेंट हमें मिला है KCr2O7, यही तो हमें बनाना था। देखो मतलब हमने इसको बना लिया है। वेरी इजी स्टेप्स हैं। अगर आपको भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देख सकते हो। आप लोग इसको लिख कर देख सकते हो, आपको भी ये बनाना आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक लग रहा है। बस सारा कॉन्सेप्ट ही देखो 3 है। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रोमाइट की कच्ची धात लेनी है। उसके बाद हमें उसको वॉशिंग सोडा से ट्रीट करना है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाना है। जैसे ही हम इसको वॉशिंग सोडा से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक एसिड का कंपोनेंट आएगा। यहाँ पर Na2 को इसमें से ले लेंगे तो यहाँ पर Na2 बेस का कंपोनेंट आएगा। हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर बस इसको यहाँ पर इकट्ठा कर देंगे, Na2Cr2O3 इसको इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट निकला वो ऐसी क्या ऐसी। अब इसको आगे लेकर आएंगे, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे। यहाँ पर Na2SO4 को ले जाएगा और यहाँ पर एक Na2 जो बचेगा वो हमारा Cr2O7 को ले जाएगा। O4 ये रही, 3 इसमें से ले लेगा, एक बची और वो पानी में रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमें सोडियम डाइक्रोमेट मिल गया, लेकिन हमें बनाना था पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसको KCl से ट्रीट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट बनकर निकल जाएगा और NaCl है वो बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट जो हमें ड्राइव करना है, उससे पहले जो मेजर चीज़ हैं जो उसकी स्ट्रक्चर हमें बनानी है, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम यहाँ पर। स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बना लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर ध्यान से देखना बिल्कुल। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ क्रोमेट की। तो क्रोमेट की स्ट्रक्चर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर देखो बीच में क्रोमियम आ जाएगा और क्रोमियम आ जाएगा। यहाँ पर देखो अभी क्रोमेट है तो सिंपल सी बात है, इसके 4 ऑक्सीजन लगेंगी तो कुछ टेट्राहेड्रल शेप में इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लग जाएगी, 4 ऑक्सीजन। तो इस पर जो चार्ज जाएगा वो आएगा हमारा -2 का, ये आपको याद रखना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो क्रोमेट की जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी। लेकिन जब हमें डाइक्रोमेट की बनानी है, कुछ नहीं करना, बस इसको डबल कर देना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाइक्रोमेट की बनानी है, 2 तो क्रोमियम ले लो, क्योंकि डाइक्रोमियम 2 क्रोमियम ले लो। अब यहाँ पर हमने 3 ऑक्सीजन लगाए थे, तो 3 तो इस साइड लगा लो, 1 2 3 इस साइड लगा दो, 1 2 3। अब बची कितनी, बची 1 ऑक्सीजन। तो उस 1 ऑक्सीजन को जो हमने ऊपर लगाई थी उसको बीच में लगा दो, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बनकर आ चुका है। इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा Cr2O7 और इस पर चार्ज कितना होता है, -2 का। तो इस पर जो कंपाउंड है इस पर -2 का चार्ज होता है, इस पर -2 का चार्ज होता है। नेक्स्ट अब देखना यहाँ पर ध्यान से, हम इसका कलर फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास जो कंपाउंड बनकर आया हुआ है Cr2O4-2, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो रिएक्शन होगी बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी होगी इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होगा, Cr2O7-2। जो इसका कलर आएगा वो आएगा येलो, और जो डाइक्रोमेट का कलर आएगा वो आएगा ऑरेंज।
अगर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करोगे तो इसकी भी +6 है, इसकी भी +6 है। अगर मान लो मैंने क्या किया, Cr2O4-2, अगर मैंने इसको डिप कर दिया, डुबो दिया किसमें, इन एसिडिक मीडियम, तो जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड, वो फॉरवर्ड होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉलो होगी। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में जो हमारा क्रोमेट है, CrOMat, क्रोमेट, ये किस में चेंज हो जाएगा, डाइक्रोमेट में, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी। कि यहाँ पर क्रोमियम की इस वाले में भी और क्रोमियम की इस वाले में भी, दोनों में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है तो इसको हम लोग क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हो जो इक्वेशन है, जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर सेम है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की सेम है, +6 तो इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम भी कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एक टेस्ट आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसको भी समझ लेते हैं। तो इस टेस्ट में होता कुछ ऐसा है, सबसे पहले हमें लेना मेटल क्लोराइड, कोई भी मेटल क्लोराइड ले लो, उसमें हमें ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब मैं इन सभी कंपोनेंट को इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पर देखो जो Cr2 है, कहाँ पर है, क्लोराइड वाला, CrO2Cl2, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, क्रोमाइल क्लोराइड मिलेगा, देखो Cr क्रोमाइल क्लोराइड मिलेगा, और उसके साथ क्या क्या मिलेगा, KHSO4, और यहाँ पर साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। क्योंकि जो मुझे यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड मिल रहा है यहाँ पर ये रेड वेपर की फॉर्म में मिलेगा, रेड वेपर। तो यहाँ पर हमें टेस्ट में ये यही बता रहा है कि अगर मान लो मैं कोई भी मेटल क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ट्रीट करता हूँ तो मुझे क्रोमाइल क्लोराइड मिलेगा और वो रेड वेपर की फॉर्म में मिलेगा। तो यही था हमारा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है अबाउट पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब हमें स्टडी करना है पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है पोटेशियम परमैंगनेट। KMnO4। तो जब मैंने इसको प्रिपेयर करना तो मुझे यहाँ पर कच्ची धात चाहिए, किसकी और चाहिए कच्ची धात, तो वो मुझे चाहिए MnO2, इसकी मुझे कच्ची धात चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको MnO2 को इसमें प्लस कर दूंगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उसके साथ ऑक्सीजन। जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखो मुझे 2 K आएंगे क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी पूरी कर लेंगे, और यहाँ पर MnO इस 2 को जोड़ दो, यहाँ पर MnO4, साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर मुझे कंपोनेंट मिल रहा है ये कौन से कलर में मिल रहा है, ग्रीन। तो यहाँ पर हमें K2MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट मिल गया। मुझे यहाँ पर इसको कमर्शियल लेवल पे प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो मेरे पास MnO4 है, MnO4, मैं इसमें ऐड करूँगा H पॉजिटिव को। H पॉजिटिव को मैंने ऐड किया तो यहाँ पर मेरे पास MnO4 ही आएगा, वापिस सिंपल सी बात है। और इसका जो यहाँ पर कलर होगा वो होगा पर्पल। ये आपको याद रखना है कलर क्यों होगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ यहाँ पर यही है, बस यहाँ पर इन्होंने जब रिएक्शन की उनको कलर मिल गया तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कोई मतलब कि हम लोग ऐसे कोई डेरिवेशन नहीं है कि यहाँ पर कलर ये पर्पल ही क्यों आया, ग्रीन क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली ये चीज़ है। उसके साथ MnO2 रिलीज़ होगा क्योंकि हमने H पॉजिटिव से किया है।
उसके साथ यहाँ पर H2O भी रिलीज होगा, वाटर। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट। और मेरे पास मैंगनीज है, क्योंकि MnO4 है तो यहाँ पर देखो 3 आ गए, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन। ऊपर वाला सिंपल रहेगा, यहाँ पर डबल डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डायमैग्नेटिक। जो ये वाला बना है हमारे पास, ये बना है डायमैग्नेटिक पर्पल। लेकिन अगर मान लो मैंने किया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये पैरामैग्नेट नहीं है, यहाँ पर ये डायमैग्नेट बना है। कौन से वाला? डायमैग्नेट। यहाँ पर ये बनेगा पैरामैग्नेट। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मैंगनीज है, वही है 3 स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन लग जाएंगी, यहाँ पर एक MnO4 स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। जो यहाँ पर ये वाली स्ट्रक्चर बनी है, इसको हम लोग कहेंगे पैरामैग्नेट। इसका जो कलर आएगा वो आएगा ग्रीन। और ये वाला है डायमैग्नेट, और जो इसका कलर आएगा वो आएगा पर्पल। तो यही था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट का सॉल्यूशन दे सकूँ। तो मिलते हैं हम लोग आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए